Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting Classes. इस लेक्चर में we are going to start Ind AS 102, that is Ind AS 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि शेयर बेस्ड पेमेंट होता क्या है एंड ऑल दी थिंग्स जो इंड एस 102 कवर करता है। एग्जामिनेशन का इसका वेटेज बताऊं तो इसका 6 to 8 मार्क्स के बीच में आता है एंड 6 to 8 मार्क्स के बीच में इन द सेंस या तो डिस्क्रिप्टिव आ सकता है या फिर उसका केस स्टडी बना के एमसीक्यू में डाल सकते हैं, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट विद इंड एस 102। एक छोटा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर इंड एस में। स्टार्टिंग विद शेयर बेस्ड पेमेंट होता क्या है। शेयर बेस्ड पेमेंट सिंपल सा चीज है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं शेयर बेस्ड पेमेंट होता क्या है। एग्जांपल के साथ समझाओ तो पीपी लिमिटेड है, समझो पीपी लिमिटेड को क्या लेना है, मशीनरी परचेस करना है। क्या करना है, परचेस करना है मशीनरी, ठीक है। कोई भी एंटिटी के पास गया या फिर कोई पर्सन के पास गया हु इज अ चिंटू, या फिर अपन ना इसका नाम प्रमोद रख देते हैं, ठीक है। इसके पास गया और बोला कि मशीनरी परचेस करना है, तो प्रमोद ने बोला ठीक है मशीनरी परचेस कर लो, बट मुझे पेमेंट कैसे करोगे। तो पीपी लिमिटेड बोल रहा है पेमेंट तुम्हें कैश में नहीं मिलेगा, तुम्हें इक्विटी शेयर्स में मिलेगा, ठीक है। पेमेंट जो मिलेगा वो तुम्हें इक्विटी शेयर्स में मिलेगा। तो यहाँ पे पेमेंट किस माध्यम से हो रहा है, पेमेंट इस माध्यम से हो रहा है इक्विटी शेयर्स। तो ये इक्विटी शेयर्स जो पे करते हैं ना, इसी को बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट, इसी को हम बोलते हैं शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है। अब नॉर्मली शेयर बेस्ड पेमेंट दो तरीके होते हैं, एक इक्विटी सेटल्ड और एक कैश सेटल्ड, ठीक है। इक्विटी सेटल्ड में क्या होता है, नॉर्मली हम सिंपली इक्विटी शेयर्स इशू कर देंगे, जैसे यहाँ पे पीपी लिमिटेड कर रहा है ना। पीपी लिमिटेड क्या कर रहा है, इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है प्रमोद को अगेंस्ट दी मशीनरी, मशीनरी के बदले में जो है ना कैश देने से बदले इक्विटी शेयर्स दे रहा है, ये हुआ इक्विटी सेटल्ड, ठीक है। दूसरा होता है कैश सेटल्ड। कैश सेटल्ड में होता क्या है सर, कैश सेटल्ड में जो इक्विटी शेयर का प्राइस के इक्विवेलेंट कैश देते हैं। नहीं समझा, आ जाओ बताता हूं। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस, वन इज इक्विटी सेटल्ड और दूसरा है कैश सेटल्ड, ठीक है। इक्विटी सेटल्ड और कैश सेटल्ड। इक्विटी सेटल्ड में क्या होता है, इश्यूज शेयर्स, और कैश सेटल में होता क्या है, कैश सेटल में सिंपली कैश इक्विवेलेंट टू प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का जो इक्विवेलेंट प्राइस है वो दे देते हैं, या फेयर वैल्यू मान लो, फेयर वैल्यू के इक्विवेलेंट देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, समझो यहाँ पे 1000 शेयर्स इशू करेंगे फॉर अगेंस्ट द कंसिडरेशन, मतलब एज ए कंसिडरेशन फॉर द मशीनरी 1000 शेयर्स, ठीक है। और एक शेयर का फेयर वैल्यू है 10 रुपीज, तो कंसिडरेशन कितना बनेगा 10,000 रुपीज, ये कैश पे करेंगे अपने वेंडर को, इसको बोलते हैं कैश सेटल्ड। एकदम सिंपल है, यस सर। तो यहाँ पे सिंपल सी चीज है, कैश और शेयर बेस्ड पेमेंट में क्या होता है, एक कैश सेटल्ड होता है, एक इक्विटी सेटल्ड होता है। कैश सेटल में हम क्या देते हैं, इक्विटी प्राइस के मतलब इक्विटी शेयर का जो इक्विवेलेंट प्राइस है फेयर वैल्यू, उसका हम पे कर देते हैं किसको, वेंडर को। या फिर इक्विटी शेयर्स बोले तो ये इक्विटी शेयर्स डायरेक्टली इक्विटी शेयर्स इशू कर देते हैं। ओके सर, ये तो समझ में आ गया। अब ये जो सारा ट्रांजेक्शन हमने समझा ना, दिस ट्रांजेक्शन इज नथिंग बट विद द एक्सटर्नल पार्टी। अब एक्सटर्नल पार्टी इन द सेंस, एक्सटर्नल पार्टी इन द सेंस जो भी एंटिटी के बाहर का वेंडर है, राइट। इसमें एक और चीज होता है विथ एम्प्लॉइज, शेयर बेस्ड पेमेंट विथ एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज को ESOPs दे दिया या फिर शेयर अप्रिसिएशन राइट्स दे दिया, ठीक है। एम्प्लॉइज के साथ भी है, एंड मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो आता है वो एम्प्लॉइज के रिलेटेड ही आता है, एक्सटर्नल पार्टी के साथ बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है। तो एम्प्लॉइज के साथ जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द इंड AS 102। इज दैट क्लियर? देन कम्स, लेट्स कम टू अ नोट्स। अभी यहाँ पे ये नोट्स जो है ना तुम्हें हमें जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा। गो ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर सीइंग दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स ऑफ माय चैनल। जो भी वीडियो अपलोड करूंगा ऑफ द लेक्चर, मतलब जो भी ये इंड AS रिलेटेड क्वेश्चंस है, फिर उसके बाद पूरा चैप्टर है वो अपलोड करता हूँ यूट्यूब में, यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द सेम, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 70 to 80% सिलेबस जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द सेम, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जो जो रिक्वायर्ड है उनको भी शेयर कर देना। Yes, so let's go and start with Ind AS 102, that is share based payment. Share based payment होता क्या है सर, if an agreement between the entity that is or any group of entities or any shareholder of any group and other party that are entitled to receive, क्या receive करेंगे, कैश सेटल्ड। कैश सेटल्ड इन द सेंस मैंने बताया था ना, इक्विटी शेयर के इक्विवेलेंट प्राइस। देखो कैश और अदर एसेट्स ऑफ द एंटिटी फॉर
अमाउंट दैट आर बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ इक्विटी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग शेयर्स और शेयर ऑप्शंस ऑफ द एंटिटी और अनदर ग्रुप। और इक्विटी सेटल्ड होता क्या है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग शेयर्स और शेयर ऑप्शंस ऑफ द एंटिटी और अनदर ग्रुप, यानी क्या, अपना शेयर जो है वो दे देंगे इन कंसिडरेशन ऑफ एनी अदर गुड्स या सर्विसेज, ऐसे भी बोल सकते हो, राइट। तो इसी को बोलते हैं हम शेयर बेस्ड पेमेंट। होप यू गॉट इट। ओके सर, अब आता है इंड AS 102 में क्या क्या कवर नहीं है। अब ये तो बात कर रहे हैं हम, एकदम लॉजिकली समझो, एकदम लॉजिकली अगर ये तो बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं सर, ये बात कर रहे हैं कि शेयर्स के अगेंस्ट पेमेंट हो रहा है, मतलब शेयर्स को ही पेमेंट के थ्रू दे रहा है, बरोबर। मैंने कुछ परचेस किया और शेयर्स पेमेंट कर दिया, बरोबर है। तो ये जो इंड AS 102 है, क्या ये सब चीजों के शेयर्स का ट्रांजेक्शन में लगेगा या कुछ कुछ चीजों के इसके ऊपर लगेगा, राइट। समझो इफ यू आर एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, राइट, मैं जो है कोई भी कंपनी का, समझो पीपी लिमिटेड है, यहाँ पे पीपी लिमिटेड है और पीपी लिमिटेड के अंडर प्रमोद जो है ना वो ऑलरेडी शेयर होल्डर है, ये शेयर होल्डर है। अगर मैं इसको, अगर प्रमोद को मैं राइट इशू कर देता हूँ, राइट इशू इन द सेंस राइट शेयर का होता है ना, पहले प्रेफरेंस मिलता है शेयर होल्डर्स को, फिर उसके बाद फिर बाहर वाले को मिलता है, राइट इशू पता होगा। तो अगर ये कर रहा हो, क्या इसके ऊपर इंड AS अप्लीकेबल है, 102 अप्लीकेबल है क्या, बिल्कुल भी नहीं, इंड AS 102 अप्लीकेबल नहीं होगा। उसी ट्रांजेक्शन में होगा जिसमें स्पेसिफिकली ऐसा होगा कि गुड्स परचेज कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, या फिर एम्प्लॉय के साथ हम एम्प्लॉयज को स्पेसिफिकली विद वेस्टिंग कंडीशंस या विदाउट वेस्टिंग कंडीशंस हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, ESOPs इशू कर रहे हैं, उसी के ऊपर इंड AS 102 रहेगा। तो देखो इंड AS 102 अप्लीकेबल नहीं है फॉर द ट्रांजेक्शन विद शेयर होल्डर्स एज द होल, दैट इज व्हेन शेयर होल्डर एक्ट्स सोली इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। अपने शेयर होल्डर के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसके ऊपर इंड AS 102 नहीं रहेगा। देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिलेटेड जो भी है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड टू बाय सेल नॉन फाइनेंशियल आइटम्स which can be settled at the net to be outside of Ind AS 102, in the sense यहाँ पे नॉन फाइनेंशियल आइटम्स के लिए हम क्या करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे, तो वो भी जो है ना कवर्ड नहीं होगा इंड AS 102 में। देन कम्स इक्विटी शेयर्स इशूड इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन टू एक्वायर द कंट्रोल एक्सेप्ट if the equity shares are issued to employee in their capacity as an employee then covered under Ind AS 102। यानी क्या, इक्विटी शेयर्स जो है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन में, बिजनेस कॉम्बिनेशन याद है तुम्हें, अगर नहीं है तो मेरा यूट्यूब में सारा पूरा जो है ना बिजनेस कॉम्बिनेशन का पूरा लेक्चर्स अवेलेबल है, गो वॉच देयर। यहाँ पे अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम कंट्रोल एक्वायर करते हैं बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर्स, वो इंड AS 102 के अंडर कवर नहीं है। अगर समझो एम्प्लॉय की कैपेसिटी में, एम्प्लॉय की कैपेसिटी में कोई शेयर्स इशू हो रहा है तो हम इंड AS 102 में कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज कंट्रोल एक्वायर करने के लिए जो भी शेयर्स इशू कर रहे हैं वो इंड AS 102 के अंडर एप्लीकेबल नहीं है। वेरी बेसिक पॉइंट यहाँ पे, इसका ज्यादा कुछ रिलेवेंस नहीं है, रिलेवेंस इन द सेंस यहाँ पे ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पे हम अगर एक्सटर्नल पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो फिर उसका अकाउंटिंग कैसे करें अपने बुक्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसे तुम्हें ध्यान देना है और इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। चलो देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी समझाया, फिर भी चलो अब क्या हो रहा था, सेम एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, सेम एग्जाम्पल को ले लेते हैं और उसके बेसिस में हम समझते हैं ये कंसेप्ट को। अब वही हो रहा था, पीपी लिमिटेड था और यहाँ पे प्रमोद है, इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, पीपी लिमिटेड को परचेस करना है मशीनरी, राइट, और प्रमोद क्या करेगा, प्रमोद मशीनरी डिलीवर करेगा और वो रिसीव करेगा, क्या रिसीव करेगा, शेयर्स बदले में, या फिर कैश सेटल्ड और ट्रांजेक्शन, यानी या तो कैश लेगा इक्विवेलेंट टू द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स या फिर शेयर्स ले लेगा। ओके सर, तो इस चीज में जर्नल एंट्रीज क्या होंगे सर, आ जाओ वो देखते हैं यहाँ पे। अब मैंने जैसे बताया था दो चीजें हैं, एक तो इक्विटी सेटल्ड है और दूसरा है कैश सेटल्ड, राइट, एक इक्विटी सेटल्ड और दूसरा है कैश सेटल्ड। तो दोनों के केस में क्या होगा, एक सबसे पहले चीज ध्यान रखना, जब भी इक्विटी सेटल्ड चीज आएगा, इक्विटी सेटल्ड इन द सेंस इक्विटी शेयर्स हम जब इशू करेंगे तो उस टाइम में हम एसबीपी रिजर्व क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, एसबीपी रिजर्व। अगर कैश सेटल्ड है तो यहाँ पे लाइबिलिटी है अपने ऊपर, तो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे एसबीपी लाइबिलिटी, यहाँ पे रिजर्व क्रिएट नहीं होगा। क्यों सर यहाँ पे रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे एसबीपी लाइबिलिटी रिजर्व इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें इक्विटी शेयर्स इशू करना है, बट यहाँ पे लाइबिलिटी क्यों कर रहे हैं क्रिएट, क्योंकि हमें कैश पेमेंट करना है, उसके लिए हम लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। सिंपल लॉजिक है, राइट। तो यहाँ पे जब भी इक्विटी शेयर्स, अभी फर्दर हम इसमें भी देखेंगे एम्प्लॉयज के केस में, एम्प्लॉयज के केस में क्या करेंगे, एम्प्लॉयज के केस में इशू इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे और सार्स इशू करेंगे, सार्स इन द सेंस स्टॉक अप्रिशिएशन राइट्स व्हिच इज नथिंग बट कैश सेटल्ड वाला पार्ट। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ना, अगर तुम ध्यान दोगे तो
इक्विटी शेयर्स केस में एसबीपी रिजर्व क्रिएट करेंगे, सार्स के केस में जो है ना वो लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। ठीक है, सार्स के केस में लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। सिंपल सी चीज है, क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि इक्विटी शेयर्स इशू करना है उसके लिए एसबीपी रिजर्व, और जब कैश पेमेंट की बात आता है लाइबिलिटी आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो मैं यहाँ पे इक्विटी शेयर्स एंड दोनों का बताता हूँ, जर्नल एंट्री डायरेक्ट बता देता हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। जर्नल एंट्री लिखा है तो ऑलरेडी बता देता हूँ। अगर समझो तुम लोग परचेस कर रहे हो, राइट, तुम मशीनरी परचेस कर रहे हो, तो जो भी मशीनरी है या फिर कोई एक्सपेंस इनकर कर रहे हो तो उसको डेबिट करोगे, तो एसबीपी रिजर्व क्रिएट करोगे, राइट, एसबीपी रिजर्व क्रिएट करोगे। और जब पेमेंट करने की बारी आ गई, अगर इक्विटी शेयर्स में पेमेंट कर रहे हो, तो फिर उस केस में तुम्हें क्या है, इक्विटी शेयर जब इशू करोगे, तुम्हारा जो है ना इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, राइट। तुम जब इक्विटी शेयर इशू करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ जाएगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल जब बढ़ जाएगा तो वो फेस वैल्यू पे बढ़ेगा, बट एडिशनल जो भी अमाउंट है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तो क्या करोगे, एसबीपी रिजर्व अकाउंट को डेबिट करोगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल में लेता हूं मैं, जहां पे हम 1000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, राइट, 1000 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, एक का है फेयर वैल्यू 10 है, और एक का फेस वैल्यू है उसमें से, मतलब 1 रुपीज इज द फेस वैल्यू एंड फेयर वैल्यू इज 10 रुपीज। तो जर्नल एंट्री कैसा आएगा, तुम क्या करोगे, यहाँ पे रिकग्निशन स्टार्ट करोगे। बट यहाँ पे एक और चीज है, रिकग्निशन क्या सर, ये हम जो है ना इक्विटी शेयर के जो फेयर वैल्यू है उसमें करेंगे, या गुड्स जो है, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसके बेसिस में करेंगे? नहीं समझा, हम रिकग्निशन कौन से वैल्यू में करें, फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, या फिर इक्विटी शेयर्स का फेयर वैल्यू के बेसिस में? तो यहाँ पे दिया है नोट, सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे हम गुड्स एंड सर्विसेज का। देखो, एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज द एक्वायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज एट सर्विसेज एट द फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड। ठीक है, जो भी फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उस फेयर वैल्यू में हम रिकॉग्नाइज करेंगे, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो जाएंगे fair value of goods and services are not available, then recognize based on the fair value of shares given. सिंपल सिंपल सिंपल। क्या, पहले प्रेफरेंस दो किसको, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को। अगर फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो फिर जाएंगे हम फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो भी शेयर्स दे रहे हैं उसका। तो यहाँ पे एक और चीज लिख दो, फेयर वैल्यू मेरा गुड्स का कितना है, समझो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स है मेरा, फेयर वैल्यू भी 1000 समझ लो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, फेयर वैल्यू भी 1000 है समझ लो। अब एंट्रीज कैसे करेंगे सर, अगर इक्विटी शेयर्स में इशू कर रहा है, अगर इक्विटी शेयर्स में इशू कर रहा है तो उस केस में हम करेंगे पीपी का 1000, राइट, और यहां पे 1000 आएगा, बराबर, क्यों, फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 1000 था। अब रिजर्व तो पूरा 1000 से डेबिट होगा, इक्विटी शेयर्स होगा, इक्विटी शेयर्स का फेयर वैल्यू क्या था, इक्विटी शेयर्स का फेयर वैल्यू जो है ना वो 1 रुपी था, राइट। तो यहाँ पे कितना शेयर्स इशू कर रहे थे, 1000 शेयर्स इशू करते थे ना, 1000 से रिड्यूस करके 100 कर लो, शेयर्स जो है वो 100 कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर्स 100, तो फेस वैल्यू कितना था, 1 रुपए, तो 100 यहाँ पे आएगा, और बचा हुआ पूरा का पूरा 900 इसमें चला जाएगा इनटू शेयर्स प्रीमियम। ये तो तुमने कहाँ पे, इंटर और फाउंडेशन में भी किया होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे सर, सिंपल सी चीज है, इक्विटी सेटल में एसबीपी रिजर्व क्रिएट करेंगे, और वो एसबीपी रिजर्व को हम जब पेमेंट करेंगे उसको इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर प्रीमियम में कन्वर्ट कर देंगे। वही बात आता है कैश सेटल का। कैश सेटल की बात में आगे, तो कैश सेटल में क्या करेंगे, एसबीपी लाइबिलिटी, उसमें सिंपल होगा पीपी टू एसबीपी लाइबिलिटी, और पेमेंट हो जाएगा बैंक से, बैंक के थ्रू पेमेंट कर दो, खत्म कर दो, सिंपल सी चीज है। ठीक है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, चलो जी, लेट्स सी क्वेश्चन देखते हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। अगर गुड्स परचेज करें तो उस केस में क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इंडियन आईएनसी इशूड 995 शेयर्स इन एक्सचेंज फॉर द परचेज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। क्या परचेज करना था, परचेज करना था ऑफिस बिल्डिंग, तो उसके अगेंस्ट कितना शेयर्स इशू किया, 995। द टाइटल हैज बीन ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ इंडिया आईएनसी ऑन फेब x1 एंड शेयर्स वर इशूड। ठीक है जी, शेयर्स भी इशू किया, और जो है यहाँ पे टाइटल भी ट्रांसफर हो गया है। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग इज 2 लाख, तो यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग का फेयर वैल्यू कितना है, 2 लाख है। तो तुम्हारा पहले चीज ध्यान में जाना चाहिए, जो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड है उसी का फेयर वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, तो 2 लाख उसका फेयर वैल्यू है, तो 2 लाख कंसिडर कर लो। एंड द फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ आईएनसी वाज 100, तो फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू है 100, बरोबर है, इक्विटी शेयर्स का फेस वैल्यू है 100। पास द जर्नल एंट्री, अपने को जर्नल एंट्री पास करना है, तो सिंपल सी चीज,
क्या, यहाँ पे तुम शेयर्स दे रहे हो 995 इंटू 100, कितना हो गया 995 ट्रिपल 00, और यहाँ पे इक्विटी शेयर से इशू कर रहे हैं, कैश सेटल्ड नहीं है, तो इक्विटी सेटल्ड है, तो इक्विटी सेटल्ड है तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा एसबीपी रिजर्व। तो कैसा करेंगे, आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली एक ही एंट्री किया है, हम करते हैं दूसरा वाला। देखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, राइट, कितना होगा बिल्डिंग अकाउंट 2 लाख रुपया, टू एसबीपी रिजर्व 2 लाख रुपया, राइट, पहले चीज। सेकंड, फिर एसबीपी रिजर्व से हम ट्रांसफर कर देंगे टू इक्विटी शेयर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों, क्योंकि फेस वैल्यू के बेसिस में ही हम रिकॉग्नाइज करते हैं इक्विटी शेयर्स। तो एसबीपी रिजर्व में 2 लाख है। अब क्यों सर, यहाँ पे तुम डायरेक्ट तो कर सकते हो ना। देखो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सिनेरियो। अगर समझो आज के दिन, अगर आज के दिन गुड्स परचेस कर रहे हैं हम आज के दिन, और इन फ्यूचर पेमेंट होगा, तो यहाँ पे एंट्रीज ऐसे ही बनेंगे। तो फॉर योर प्रैक्टिस ऐसे दिख रहा हूं मैं। इक्विटी शेयर्स कितना आएंगे, 995 इंटू 100 था, तो 99500, और जो भी बचा है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में ट्रांसफर कर दो। तो कितना बचेगा मेरे पास 100500, दिस विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। या तो ये कर सकते हो या फिर ऐसा भी कर सकते हो, विच इज ऑफिस बिल्डिंग टू शेयर कैपिटल 995 और सिक्योरिटीज प्रीमियम 100500। सिंपल एकदम, नो किचकिच, ठीक, ओके सर, होप सो यू गॉट इट। अब आता है सर्विसेज के रिलेटेड। सर्विसेज इन द सेंस, अगर समझो कोई भी सर्विसेज हम रिसीव कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट पेमेंट हम शेयर्स में कर रहे हैं, ठीक है सर, शेयर्स में कर रहे हैं। बट यहाँ पे सर्विसेज सर, अगर सर्विसेज मेरा 3 साल तक चलेगा तो हम रिकॉग्नाइज कैसे करें। सर्विसेज अगर 3 साल तक चलेगा तो हम रिकॉग्नाइज कैसे करें, तो वो एक क्वेश्चन है ना, क्या हम अपफ्रंट रिकॉग्नाइज करें या 3 साल में बाइफरकेट करें। तो यहाँ पे सिंपल सा इंड AS 102 बोलता है कि यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट ओवर द पीरियड, मतलब जितना भी पीरियड है उतना पीरियड में करना चाहिए। लेट्स टेक एन एग्जांपल लेता हूं मैं, सर्विसेज ले रहा हूं एंड सर्विसेज का फेयर वैल्यू है 90,000, सर्विसेज का फेयर वैल्यू 90,000 है एंड 3 साल तक वो सर्विसेज प्रोवाइड करते रहेंगे। तो 3 साल से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, देखो पर ईयर 30,000 आएगा ना, तो पर ईयर 30,000 रिकॉग्नाइज कर लो एंड इन द एंड इक्विटी शेयर्स के थ्रू पेमेंट होगा, राइट, इन द एंड इक्विटी शेयर्स के थ्रू पेमेंट होगा। आ जाओ इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। चलो लेट्स रीड क्वेश्चन, किसके रिलेटेड है ये, शेयर बेस्ड पेमेंट फॉर सर्विसेज। अगर सर्विसेज लेते हैं तो फिर उस केस में शेयर बेस्ड पेमेंट कैसा करना है वो देखते हैं इसमें, ओके। होप सो क्वेश्चन इज विजिबल, और बड़ा कर दूंगा इसको, हाँ देखो, रिलायंस लिमिटेड हायर्ड अ मेंटेनेंस कंपनी फॉर इट्स ऑयल फील्ड। तो रिलायंस कंपनी ने ऑयल फील्ड्स के लिए हायर करा। द सर्विसेज विल बी सेटल्ड बाय इशूइंग 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस, पीरियड फॉर विच सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड इज 1 अप्रैल x1 से लेके 1 जुलाई x1 एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स वाज एस्टिमेटेड यूजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज 1 लाख। नॉमिनल प्राइस पर शेयर इज 10, रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। अब क्या बोल रहे हैं अपने पास, क्या क्या चीजें देखो, अपने पास फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज है क्या, बताओ। यस सर, फेयर वैल्यू ऑफ सर्विसेज दिया है, किधर है, कहाँ दिया है अपने को, यहाँ पे दिया है ₹1 लाख, राइट। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर दिया है विच इज नथिंग बट आर फेयर वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू, जो मेरा ₹10 है पर शेयर, ओके। मेरा पीरियड कितना दिया है, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई। यहाँ पे क्या आएगा, अप्रैल मई जून, 1 जुलाई बोले हैं तो फिर 30 जून तक ही लेना पड़ेगा मुझे, तो 3 महीना है, 3 मंथ्स। अब क्या बोला, जैसे सर्विसेज ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स है, 3 मंथ्स है, 3 इयर्स नहीं 3 मंथ्स है, तो फिर उस केस में मुझे बाइफरकेट करना पड़ेगा या फिर मुझे प्रोपोर्शनेट पर मंथ का निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे वो हो, ये है 1 लाख एंड 3 इयर्स, 3 इयर्स नहीं सॉरी 3 मंथ्स, 3 इयर्स क्यों बोल रहा हूँ, 3 मंथ्स है बाबा, 3 मंथ्स, अगर 3 मंथ्स को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, बरोबर, 3 एक मंथ का,
राइट। चलो इसका जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? जर्नल एंट्री पहले स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। 1 अप्रैल क्या था ये? 1 अप्रैल x1। 1 अप्रैल x1 को क्या होगा एंट्री? 1 अप्रैल x1 को हम ले लेंगे, किस रिलेटेड है ये? किस रिलेटेड है? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। हायर मेंटेनेंस कंपनी फॉर इट्स ऑयल फील्ड सर्विसेज। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है ना, देखो मेंटेनेंस कंपनी है सर्विसेज के लिए, तो फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ जाएगा। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व। कितना आएगा? 333 ठीक है, ये हो गया पहले मंथ का। बिंग लिख लेना जो भी है, ठीक है। सेकंड आ जाएगा 1 मई, राइट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है ना, क्या है सर? डेट 1 मई आएगा क्या या 1 अप्रैल आएगा? जैसे सर्विसेज खत्म होगा, 1 मंथ का सर्विसेज खत्म होगा, तब जाके हम रिकग्नाइज करेंगे ना। तो यहाँ पे 30th लिख लो, 30th अप्रैल को होगा, देन 30th मई x1, क्योंकि सर्विसेज खत्म, 1 मंथ का सर्विसेज खत्म हो गया, देन हम रिकग्नाइज करेंगे। ओके, तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2 क्या आएगा? एसबीपी रिजर्व 3333 राइट, एंड आ जाएगा 30th जून, राइट। सेम टू एसबीपी रिजर्व ठीक है जी, यहाँ पे हो गया, राइट। अब क्या होगा? अब होगा सर ऑन 1 जुलाई हम उनको पेमेंट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। अब पेमेंट करने की बारी आया, पेमेंट इन द सेंस इक्विटी शेयर्स में करेंगे। मेरा एसबीपी रिजर्व से मैं पेमेंट करूंगा, तो एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? इक्विटी शेयर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना है मेरा यहाँ पे? कितना है फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स? फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स है 1 लाख रुपीज, राइट। देखो फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स है 1 लाख रुपीज, और मेरा जो शेयर्स है, शेयर्स कितना इशू कर रहे हैं हम? शेयर्स इशू कर रहे हैं हम 1000 शेयर्स, और उसका पर शेयर प्राइस है, इन द सेंस फेयर वैल्यू कितना है, सॉरी फेयर वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू कितना है? 10। तो फिर 10,000 वुड बी माई इक्विटी शेयर्स का प्राइस, एंड 90,000 जाएगा मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। सिंपल, अगर तुम देखोगे वही रहेगा। देखो हम 30th को ये रिकग्नाइज कर लेंगे पहले, तो 0.33 करके, फिर उसके बाद हम लास्ट में हम पेमेंट करेंगे 1 जुलाई को, जिसमें इक्विटी शेयर जाएगा 10,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 90,000। एकदम सिंपल सा चीज़ है, मतलब फाउंडेशन एंड इंटर में भी तुम सिमिलर किया होंगे। क्लियर? यस सर। अगर क्लियर हुआ होगा तो यहाँ पे सिंपली देखो, इन केस ऑफ सर्विसेज रिसीव फ्रॉम एक्सटर्नल और थर्ड पार्टीज, अगर सर्विस इमीडिएटली मिल गया एट अ पॉइंट इन टाइम, तो फिर फुल रिकग्नाइज कर लो इमीडिएटली। अगर समझो कंटिन्यूस सर्विस पीरियड है, यानी मंथली बेसिस है, तो फिर उस केस में हम रिकग्नाइज करेंगे बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ मंथ्स, इन द सेंस अभी जैसा हमने किया था वैसे ही। ये हुआ विद द एक्सटर्नल पार्टी, राइट। ये हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्ट विद द एक्सटर्नल पार्टी। अगर एक्सटर्नल पार्टी के साथ है तो हमें रिकग्नाइज कैसा करना चाहिए? अगर समझो यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, विच इज अ कैश बेस्ड एग्जांपल ले लेता हूँ, विच इज फॉर कैश सेटल्ड। कैश सेटल्ड ट्रांजेक्शन, और उसके लिए हम यही क्वेश्चन रेफर करते हैं। कौन सा क्वेश्चन? ऊपर वाला क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन रेफर कर लेते हैं, यहाँ पे ये वाला, जिसमें बिल्डिंग परचेस किया था, और बिल्डिंग परचेस करने के बाद वो पेमेंट करना चाह रहा था। तो यहाँ पे सिंपल, अगर कैश सेटल्ड है, अगर कैश सेटल्ड है तो क्या आएगा? ऑफिस बिल्डिंग सेम 2 लाख, राइट। तो यहाँ पे हम इक्विटी शेयर्स हम नहीं लेते हैं, वी विल नॉट कंसिडर इक्विटी शेयर्स, डायरेक्टली हम ऑफिस बिल्डिंग कैश पेमेंट जो है टू कैश करके हम 2 लाख दे देते हैं उसको।
डायरेक्टली दे देते हैं, सिंपल सी बात है, और उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। एसबीपी लाइबिलिटी अगर लॉन्ग टर्म होगा, एसबीपी लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, एसबीपी लाइबिलिटी को पे करेंगे थ्रू बैंक। इतना ही करना है एक्सटर्नल पार्टी के केस में। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के वी विल सी रिगार्डिंग एम्प्लॉय। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला है, अगर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो इसी पर्टिकुलर पार्ट से आएगा, शेयर बेस्ड पेमेंट विद द एम्प्लॉयज। तो पहली चीज डेफिनेशंस देख लेते हैं, डेफिनेशन छोटे मोटे डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। पहले होता है वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड यानी क्या, समझो, लेट्स टेक एन एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड अपने एम्प्लॉयज को बोल रहा है कि ठीक है मैं तुम्हें ESOPs दे देता हूं या फिर तुम्हें शेयर्स दे दूंगा, बट जब शेयर्स दे दूंगा तो तुम्हें उसको एक्सरसाइज करने के लिए, जो शेयर्स है उसको एक्सरसाइज करने, यू हैव टू बी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। यानी 3 साल तक तुम अगर ऑर्गेनाइजेशन में रहोगे तो 3 साल बाद तुम्हें इक्विटी शेयर्स मिलेगा। तो ये क्या है, जो पीरियड है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट व्हेन कंपनी अनाउंस द इक्विटी शेयर्स टिल द डेट जब एम्प्लॉय जो है ना, एम्प्लॉय क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज कर लेता है उस ऑप्शन को। ये जो बीच वाला पीरियड है ना, उसी को बोलते हैं हम वेस्टिंग पीरियड। समझे क्या बोला मैंने? कंपनी ने अनाउंस कर दिया, एम्प्लॉय ने क्या किया, एम्प्लॉय ने उसको एक्सरसाइज कर लिया। एक्सरसाइज करने के ये दोनों के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। इस दौरान जो है ना, अपने एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या करेगा, वेस्टिंग कंडीशंस जो भी है उसको फुलफिल करेगा। ठीक है, तो वेस्टिंग पीरियड क्या है? वेस्टिंग पीरियड इज नथिंग बट पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल द स्पेसिफाइड वेस्टिंग कंडीशंस ऑफ द शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट्स आर टू बी सेटिस्फाइड। यानी वो जो पीरियड है ना, वो उस पीरियड को हम बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। Then other vesting date is nothing but the date on which the employee will be entitled to SVP, that is the date on which the conditions are fulfilled। यानी क्या, अगर समझो मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, चलो एग्जांपल के साथ बताते अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पीपी लिमिटेड अनाउंस्ड, क्या अनाउंस किया, ESOPs, या फिर SBP बोल देता हूँ, SBP। ठीक है जी, यहाँ पे कंपनी ने इस SBP अनाउंस कर दिया, विच इज नथिंग बट कब किया, समझो 1 अप्रैल को किया, राइट। ये जो डेट है ना, ये जो डेट 1 अप्रैल जब अनाउंस किया था, ये डेट को हम बोलेंगे दिस इज नथिंग बट अ ग्रांट डेट। इसको क्या बोलते हैं, ग्रांट डेट। ठीक है, और एम्प्लॉय जो पीपी लिमिटेड है वो एम्प्लॉयज को डायरेक्ट कर रहा है कि इफ यू वांट टू एक्सरसाइज द ESOPs या फिर शेयर बेस्ड पेमेंट, जो शेयर बेस्ड प्लान, तो उस केस में यू हैव टू बी विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2 ईयर्स, 2 साल तक। ठीक है, 2 साल तक तुम्हें रहना पड़ेगा। तो 2 साल तक इन द सेंस, ये 1 अप्रैल समझो X3 है, X1 में हमने अनाउंस किया था, X3 में हम आ गए। ये जो पीरियड है ना, दिस पीरियड इज नथिंग बट दिस पीरियड इज वेस्टिंग पीरियड। ये पीरियड को बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। और उसके बाद इस डेट को SBP जो है वो पे हो जाएगा, यानी एम्प्लॉय एक्सरसाइजेस SBP, बराबर। तो ये डेट को हम बोल सकते हैं ये वेस्टिंग डेट है। इस डेट को एम्प्लॉय आके एक्सरसाइज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या बताया मैंने, जो दिन एंटिटी अनाउंस करेगा कि वी आर गिविंग यू दी ESOPs या फिर SBP, तो उस केस में उस डेट को हम ग्रांट डेट बोलते हैं। नेक्स्ट, जो डेट को बोला है एंड जो डेट में एक्सरसाइज करने वाले, उन दोनों के बीच में अगर कोई पीरियड है विच इज टू बी सर्व्ड एंड फुलफिल द कंडीशंस, उस पीरियड को हम वेस्टिंग पीरियड बोल सकते हैं। एंड जो पीरियड में, जो डेट में जो एम्प्लॉइज आके एक्सरसाइज कर लेंगे, उसको हम वेस्टिंग डेट बोल देते हैं। क्लियर? देखो, वेस्टिंग डेट, डेट ऑन विच एम्प्लॉय विल बी एंटाइटल्ड टू SBP, दैट इज द डेट ऑन विच कंडीशंस आर फुलफिल्ड। देन आता है ग्रांट डेट। ग्रांट डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट ऑन विच द एंटिटी एंड अदर पार्टी, जो अनदर पार्टी है, एग्रीज टू शेयर बेस पेमेंट एग्रीमेंट। If agreement is subject to approval of appropriate authorities, then the grant date will be date of approval. In the sense, यहाँ पे जिस दिन अनाउंस करेंगे, अगर अनाउंसमेंट के लिए किसी का अप्रूवल चाहिए, तो वो अप्रूवल मिलने के बाद हम बोल सकते हैं वो ग्रांट डेट है। ठीक है, मिलने के बाद बोल सकते हैं वो ग्रांट डेट है। ये 3 चीज तुम्हें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये 3 चीजें बहुत बोलेंगे। ग्रांट डेट बहुत ही ज्यादा याद रखना है, क्यों? क्योंकि जो ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू रहेगा, उसी के बेसिस में, वही प्राइस के बेसिस में हम अकाउंटिंग चालू करेंगे। ठीक है जी,
यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे एम्प्लॉइज के केस में हमने क्या देखा, अगर एम्प्लॉइज को ESOPs हुआ, SARs हुआ अगर दे देंगे तो उस केस में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट था, एक वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग डेट और उसके बाद ग्रांट डेट। अब देखेंगे वेस्टिंग कंडीशंस के रिलेटेड। अब वेस्टिंग कंडीशंस होते क्या है सर, नॉर्मली एक तो जब होगा एम्प्लॉइज का ESOPs इन द सेंस जो ना शेयर्स इशू करेंगे, शेयर्स जब इशू करेंगे तो शेयर्स इशू करने के लिए एंटिटी, जो भी एंटिटी इशू करने वाला है वो चीज वो देखता है कि क्या यहाँ पे कंडीशन रखना चाहिए या नहीं। अगर कोई भी कंडीशंस नहीं रखता है, कोई भी कंडीशंस नहीं रखता है तो नॉन वेस्टिंग कंडीशंस रहेगा, यानी कंडीशंस रखा ही नहीं है। अगर कोई कंडीशंस रखा है तो हम उसको बोलते हैं वेस्टिंग कंडीशंस, और वेस्टिंग कंडीशंस के अंडर देखते हैं क्या कंडीशंस है। अब चलते हैं वेस्टिंग कंडीशंस की तरफ। वेस्टिंग कंडीशंस होते क्या है सर, वेस्टिंग कंडीशंस में नॉर्मली दो कंडीशंस होते हैं, एक सर्विस बेस्ड होता है और एक दूसरा होता है परफॉर्मेंस बेस्ड। एक होता है सर्विस कंडीशंस और दूसरा होता है परफॉर्मेंस कंडीशंस। सर्विस कंडीशंस क्या है, परफॉर्मेंस कंडीशन क्या है। सर्विस कंडीशंस इन द सेंस जब कोई एंटिटी शेयर्स इशू करना चाह रहा है, यानी ESOPs इशू करना चाह रहा है अपने एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय को बोलता है तुम ये जो कंडीशन, ये जो शेयर्स है वो शेयर्स को तुम एक्सरसाइज कर सकते हो ओनली इफ यू आर देयर फॉर विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एटलीस्ट 3 years। यानी क्या, 3 साल तक जब तुम काम करोगे तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा, ये शेयर्स मिलेगा, अदरवाइज तुम्हें ये शेयर्स नहीं मिलेगा। दैट इज नथिंग बट सर्विस कंडीशंस। तो यहां पे देखो, एम्प्लॉय रिक्वायर्स टू कंप्लीट स्पेसिफिक सर्विस पीरियड, यानी सर्विस पीरियड इन द सेंस एक स्पेसिफिक सर्विस पीरियड के लिए वो काम करना चाहिए एंटिटी के साथ और जुड़ा रहना चाहिए। नहीं जुड़ा रहेगा तो उसको निकाल, मतलब उसको ESOPs नहीं मिलेंगे। अगर जुड़ा रहेगा और ये 3 साल कंप्लीट कर लेगा तो जाके हम क्या है, शेयर्स इशू कर देंगे। दैट इज अबाउट द स्पेसिफिक सर्विस कंडीशन। अगर मैं परफॉर्मेंस कंडीशन की बात करूं तो परफॉर्मेंस कंडीशन में बहुत ही सिंपल सी चीज है, एक नॉन मार्केट आता है, एक मार्केट आता है। अब नॉन मार्केट इन द सेंस यानी क्या है सर, नॉन मार्केट विच इज विद इन द एंटिटी, मतलब एंटिटी टारगेट सेट्स करता है, राइट। मतलब समझो मेरा पीपी लिमिटेड है, पीपी लिमिटेड किस में है, पीपी लिमिटेड इंश्योरेंस में है समझो, राइट, इंश्योरेंस में है। अब इंश्योरेंस की फील्ड में क्या होता है, उनको टारगेट बेस दिया रहता है कि ये जो है ना इतना इंश्योरेंस बेचना ही चाहिए, राइट, इतना सेल्स होना ही चाहिए, राइट। तो यहां पे जब टारगेट कुछ रहेगा विच इज विद इन द एंटिटी, विच इज विद इन द एंटिटी, उसको हम नॉन मार्केट बेस्ड टारगेट बोलते हैं। एंड नेक्स्ट जो होता है मार्केट बेस्ड, जहां पे हम जो है ना अचीव कर देंगे स्पेसिफिक मार्केट प्राइस ग्रोथ, मतलब शेयर प्राइस का ग्रोथ समझ लो। शेयर प्राइस का ग्रोथ जो है वो मार्केट के बेसिस में ना, विद इन द एंटिटी कुछ भी नहीं है, बरोबर, उसको बोलते हैं मार्केट बेस्ड कंडीशंस। और ये बोलते हैं नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन जिसमें अपना टारगेट होता है कि सेल्स इतना करना चाहिए, एम्प्लॉय हैव टू अचीव दिस मच टारगेट, या अपने को करंट ईयर में इतना प्रॉफिट अचीव करेंगे। ये सब चीजें क्या है, ये इंटरनल है विच इज नॉट मार्केट बेस्ड। जो मार्केट के फ्लक्चुएशन के बेसिस में कोई टारगेट फिक्स्ड है उसको बोलते हैं मार्केट बेस्ड कंडीशंस। तो हम देखेंगे सर्विस बेस्ड कंडीशन में, अगर मतलब वेस्टिंग पीरियड में अगर सर्विस बेस्ड कंडीशन है तो उस केस में कैसा अकाउंटिंग होगा। परफॉर्मेंस में अगर मार्केट होगा तो कैसा होगा, नॉन मार्केट होगा तो कैसा होगा, वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर है। तो हम क्या देखें अभी तक, एम्प्लॉइज के केस में अगर एम्प्लॉइज के रिलेटेड कोई भी ESOPs इशू कर रहे हैं तो ESOPs इशू करने के टाइम पे वेस्टिंग कंडीशंस होते हैं। अगर वेस्टिंग कंडीशंस है तो वो किस तरह के होते हैं, फर्स्ट सर्विस बेस्ड होते हैं जहां पे एम्प्लॉय हैज टू सर्व फॉर स्पेसिफिक पीरियड। सेकंड होता है परफॉर्मेंस बेस्ड जहां पे परफॉर्मेंस में मार्केट एंड नॉन मार्केट आ जाता है। ठीक है, एंड दूसरा आता है नॉन वेस्टिंग, वो तो छोड़ ही दो। ठीक है, तीन चीजें याद रखना है, क्या, वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग डेट एंड ग्रांट डेट। ओके सर, यहां तक क्लियर है। यस, अगर परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशंस की बात करो तो देखो, परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन वेदर मार्केट रिलेटेड और नॉन मार्केट रिलेटेड, वी विल अमोर्टाइज द एक्सपेंसेस ओवर द सर्विस पीरियड बट सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस टारगेट्स। यानी क्या, अगर समझो जो भी मार्केट परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशंस है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशंस जितने साल के लिए कंडीशंस है, मतलब 1 साल 2 साल जो भी है वो हम अमोर्टाइज करेंगे बेस्ड ऑन दैट, राइट। इट विल मीन्स दैट we will record employee benefit expenses on the basis of service condition as well as performance condition। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा तुम्हें, डोंट वरी। आगे देखते हैं अपन रिकग्नाइज कैसे करेंगे, मतलब एक्सपेंसेस जो है उसको कैसे रिकग्नाइज करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करोगे, एग्जांपल के लिए समझो, एंटिटी ने बोला है कि हम 1000 ESOPs देंगे, राइट, हम 1000 ESOPs देंगे। ग्रांट डेट में फेयर वैल्यू था समझो ₹20, राइट। और मेरे इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस हो गया, मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन में कितने साल के कितने साल मतलब कितने एम्प्लॉइज हैं, समझो 100 एम्प्लॉइज हैं, राइट। कितने साल का वेस्टिंग पीरियड है वो देखना पड़ेगा, राइट।
डिवाइडेड बाय 3 ईयर्स, समझो 3 साल का है, और करंट ईयर के लिए एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने डिवाइडेड बाय 1 ईयर करना पड़ेगा। सिंपल है, नहीं समझा सर? देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 1000 एम्प्लॉइज है, 1000 एम्प्लॉइज को मैंने कितना 1000 ESOPs दे दिया, 1000 एम्प्लॉइज नहीं है, कितना 100 एम्प्लॉइज है, 100 एम्प्लॉइज है, 100 एम्प्लॉइज के लिए पर एम्प्लॉय मैंने 1000 शेयर्स इशू किया है, राइट? ऑप्शंस दिया है कि तुम ये ESOPs को एक्सरसाइज कर सकते हो ओनली इफ यू विल सर्व फॉर 3 इयर्स, राइट? और 3 इयर्स बोला हूं तो 3 इयर्स में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल के लिए मुझे तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा ना यार मेरे बुक्स में, उसके लिए डिवाइडेड बाय 3 ईयर कर रहा हूं, तो एक साल का एक ईयर में करूंगा, ठीक है? तो 1000 ESOPs है 100 एम्प्लॉइज के लिए, ग्रांट डेट में मेरा 20 रुपीज है, तो वो ले लेंगे, और डिवाइडेड बाय 3 इन द सेंस 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है, इनटू 1 ईयर, वो ले लेंगे, और अपना आ जाएगा मेरा क्या आ जाएगा सर? एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट ईयर। ठीक है सर, ये तो फर्स्ट ईयर का ये हुआ। सेकंड ईयर के लिए क्या करेंगे? सेकंड ईयर के लिए हम क्यूमुलेटिव कर लेंगे कंप्यूट, यहाँ पे इंटू 2 कर देंगे, इंटू 2 करेंगे, क्यूमुलेटिव आएगा, माइनस कर देंगे फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस, माइनस कर देंगे फर्स्ट ईयर का, तो मुझे सेकंड ईयर के लिए भी मिल जाएगा क्या अमाउंट मुझे रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एंड थर्ड ईयर में तो पूरा आ जाएगा। इसमें एक और क्लॉज होता है, क्या क्लॉज है? एक और क्लॉज क्या है? अगर समझो एम्प्लॉइज लीव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो लेफ्ट पीपल को भी मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, एक दो क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो देखो, formula for recognizing the expenses for each year during the vesting period, तो पहले number of employees is expected to fulfill the vesting condition at each year end into number of options per employee, मतलब कितना number of options है, into fair value of जो भी grant date का fair value है, into expired vesting period, यानी सेंस एक साल, 2 साल, 3 साल के लिए हम vesting period है ना, तो एक साल कंप्लीट हो गया तो एक साल का एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करेंगे, 2 साल हो गया तो दूसरा ईयर का एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, थर्ड ईयर का पूरा थर्ड ईयर का हम रिकॉग्नाइज करेंगे, रिड्यूस कर देंगे एक्सपेंसेस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रीवियस ईयर। फर्स्ट ईयर में तो सिंपल एक्सपेंसेस आ जाएगा, सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर का सेकंड ईयर में भी इंक्लूड होगा, लेस करना पड़ेगा ना, तो प्रीवियस ईयर का हम लेस करेंगे, तो एक्सपेंसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द करंट ईयर। ठीक है, सिंपल। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द वेस्टिंग कंडीशंस, ये कैसा निकलेंगे? एक सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ले लेंगे, और वहां पे अपने को क्वेश्चन में दिया होगा, या फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा एट्रिशन रेट 20% है, तो मेरा 100 में से 20 लोग छोड़ के ही जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो उसको भी रिड्यूस करेंगे हम, राइट? उसको भी रिड्यूस करेंगे, और ऑलरेडी जो छोड़ के गए उसको भी रिड्यूस करेंगे, तो तब जाके मुझे मिलेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू बी मतलब फुलफिल द वेस्टिंग कंडीशन, जो भी फुलफिल करेगा उसको ये हम एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन देखे क्या? आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं, तो तुम्हें कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है ना वो समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1, वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? An entity issued 100 shares each to its 100,000 employees subject to service condition of next 2 years। 2 साल का सर्विस कंडीशन है यहाँ पे। ग्रांट डेट फेयर वैल्यू दिया है 195। देयर इज एन एक्सेप्शन दैट एम्प्लॉय विल रिमेन इन द सर्विसेज एट 97% at first year, however at the end of second year the expected employee to remain in the services would become 91%, calculate the expenses for 1 and 2। तो अपने पास क्या है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है? 100 शेयर्स है, राइट? मेरे पास 100 शेयर्स है, यहाँ पे 1000 एम्प्लॉइज के लिए इशू करेंगे। मेरे पास ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू है क्या? यस सर, मेरे पास ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू है, इतना तो आएगा ही आएगा, बराबर है, इतना तो आएगा। देन नेक्स्ट थिंग क्या बोल रहे हैं? एक्सपेक्टेशंस क्या है कि उनका जो फर्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशन है ओनली 97% ऑफ एम्प्लॉइज वुड रिमेन, राइट? तो मुझे जो एम्प्लॉइज है, कितने एम्प्लॉइज है? 1000 एम्प्लॉइज है, 1000 एम्प्लॉय में से ओनली 97 वुड बी देयर, बरोबर है, ओनली 97 वुड बी देयर, उसमें से भी 2 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो डिवाइडेड बाय 2 इयर्स इनटू 1 करूंगा तो मेरा क्या आएगा? करंट ईयर का एक्सपेंसेस मिल जाएगा। तो कर लो, देख लो कितना आता है। मेरा कैलसी देखता हूं मैं, चलो कैलकुलेट किया आपने, कितना आ रहा है? 100 शेयर्स इनटू 1000 इनटू 97%, राइट? डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1, तो मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस आ जाएगा 94,57500, राइट? नेक्स्ट ईयर का देखते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट ईयर का तो इतना है 94,57,500। नेक्स्ट ईयर का कितना होगा सर? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशंस क्या है? नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेशंस है 91%। तो सिमिलर वे में हम कैलकुलेट करेंगे। मेरे पास 100 शेयर्स है, 1000 एम्प्लॉइज को इशू करने वाले हैं,
195 पर शेयर उसका फेयर वैल्यू है एंड 91% इज एक्सपेक्टेड टू बी वेस्टेड एंड डिवाइडेड बाय 2 ईयर्स, 2 साल का मेरा वेस्टिंग पीरियड है एंड 2 साल का मुझे रिकग्नाइज करना है, राइट। तो ये कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 100 इंटू 1000 इंटू 195 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा अराउंड जस्ट अ मिनट 100 इंटू 1000 इंटू 91%, ठीक है। तो ये आ जाएगा अराउंड 1745,000। हमने फर्स्ट ईयर में भी रिकग्नाइज किया एक्सपेंसेस, यस सर, 94,57,500 बरोबर है। तो ये लेस कर दो 94,57,500, तो ये अराउंड आ जाएगा 82,87,500 विच इज फॉर नेक्स्ट ईयर। सिंपल है कैलकुलेशन, एकदम क्लियर है, बताओ यस। अगर क्लियर है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, राइट। फर्स्ट ईयर का हमने, सेकेंड ईयर का, दोनों का भी हमने एक्सपेंसेस रिकग्नाइज कर लिया, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिंपल होगा। An entity issued 50 shares each at 170 to its 170 employees subject to the service condition of next 2 years। तो मैं अगर बताऊं सर्विस कंडीशंस बोलते हैं, तुम्हें याद आना चाहिए ये 2 साल है वेस्टिंग पीरियड, ये 2 साल क्या है, वेस्टिंग पीरियड। द सेटलमेंट इज टू बी मेड इन कैश, जो भी सेटलमेंट है वो कैश में करेंगे। ग्रांट डेट फेयर वैल्यू आके 85 है ईच, however the fair value at first and second year were 80 and 90 respectively। कैलकुलेट एक्सपेंसेस पर ईयर। अच्छा एक्सपेंसेस, अच्छा ये तो ये सार का क्वेश्चन हो गया, वी विल डू दिस सेपरेटली, मतलब अलग से करेंगे इसका, ठीक है। क्यों, सार में जो है हम रिवैल्यू करते हैं, हम जो सार में है ना कंप्यूटेशन के टाइम में फेयर वैल्यू ऑफ ईच ईयर एंड का हम रिवैल्यू करते हैं, लेकिन इसॉप्स में वैसा नहीं होता है। इसॉप्स में हम ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू लेके करते हैं। जैसे यहाँ पे है ग्रांट डेट का 195 था, तो 195 के बेसिस में ही हम कंप्यूट करेंगे फॉर एवरी ईयर। बट सार्स में अलग करते हैं, ईच ईयर एंड हम क्या करेंगे, उसका जो भी प्राइस रहेगा उस पर्टिकुलर ईयर एंड के टाइम में वही प्राइस के बेसिस में हम वैल्यू करते हैं। तो ये क्या है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू इसॉप्स, तो सार का है तो बाद में कर लेते हैं क्वेश्चन। ओके सर, इफ यू आर ओके विथ इट देन वी विल मूव फॉरवर्ड। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के एक अच्छा सा क्वेश्चन देखेंगे विच इज रिलेटेड टू इसॉप्स, ठीक है, समझ गए हो। तो हम इसॉप्स में क्या करते हैं सर, इसॉप्स में हम सबसे पहली चीज ग्रांट डेट के फेयर वैल्यू के बेसिस में कंप्यूटेशन करेंगे। सेकेंड थिंग इक्विटी है, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं तो एसबीपी क्रिएट करके रखेंगे, एसबीपी रिजर्व्स जर्नल एंट्री में। तो जर्नल एंट्रीज भी तो देखना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्रीज देखो, जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज कैसा होगा, ग्रांट डेट के टाइम में कुछ नहीं होगा। क्यों सर, ग्रांट डेट में कुछ नहीं होगा, ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू यूज करेंगे, बट ग्रांट डेट में हम कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं करेंगे। जब ऐसा ही सर्विसेज एक फर्स्ट ईयर ऑफ वेस्टिंग कंडीशंस फुलफिल हो जाता है तो हम क्रिएट करेंगे, हम एंट्री करेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, रिकग्नाइज करेंगे एक्सपेंसेस को और एसबीपी रिजर्व में उसको रिकग्नाइज कर लेंगे, यानी एसबीपी रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। क्यों सर, क्योंकि तुरंत पेमेंट नहीं करने वाले, हम वेस्टिंग कंडीशंस फुलफिल होने के बाद करेंगे, बट उस पर्टिकुलर करंट ईयर का मुझे एक्सपेंस तो रिकग्नाइज करना पड़ेगा ना। तो ये मेरा पहला एंट्री हुआ। सेकंड, अगर समझो ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस या फिर कुछ चेंजेस हुए, तो अगर मेरा फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में बहुत कम आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, एसबीपी टू एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये भी सिचुएशन देखते हैं। ओके, देन उसके बाद एक्सरसाइज जब एक्सरसाइज होगा तो एक्सरसाइज के केस में क्या होगा, एसबीपी रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, एसबीपी रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जो भी एडिशनल रहेगा वो सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो बैंक क्यों दिया है सर यहाँ पे, बैंक इसलिए दिया है, अगर समझो एम्प्लॉइज को कुछ चार्जेस हम इन्वॉल्व कर दिए, जैसे यहाँ पे हम तो अभी तक तो फ्री समझ रहे थे, राइट, अभी तक तो फ्री समझ रहे थे, बट समझो फेयर वैल्यू 10 रुपया है और एम्प्लॉइज जो है, एम्प्लॉइज को 5 रुपए पे करना पड़ेगा उसमें से, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, एम्प्लॉइज को 5 रुपए पे करना पड़ेगा ऑन द एक्सरसाइज डेट, तो उस टाइम में कैश भी तो मिलेगा, तो उसके लिए कैश भी डेबिट कर रहा है। तो एंट्री क्या होगा, एसबीपी, यानी जो भी हमने रिकग्नाइज किया है ऑलरेडी उसको रिवर्स करेंगे, उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा। अगर समझो मुझे कुछ कैश मिल रहा है फ्रॉम द एम्प्लॉइज तो बैंक अकाउंट में भी जाएगा वो, ठीक है। अगर कोई ऑप्शन लैप्स होता है तो एसबीपी रिजर्व से पूरा का पूरा रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे। क्यों सर हम रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे, पहले तो हम पीएनएल को डेबिट किए थे ना, पीएनएल अभी तो है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर होता है,
बरोबर है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी है वो जाता है रिटेन अर्निंग्स में। उसी के लिए हम जब रिवर्स करेंगे तो हम एज गुड एज यही रिवर्स कर रहे हैं, ये एंट्री को ही रिवर्स कर रहे हैं, बट यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ना होते हुए टू रिटेन अर्निंग्स करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अल्टीमेटली वो रिटेन अर्निंग्स में ही जाता है। तो दिस वुड बी आवर जर्नल एंट्रीज। सिंपल है, पहला एंट्री ग्रांड डेट में कोई भी नहीं आएगा। सेकंड एंट्री क्या होगा? सेकंड एंट्री होगा मेरा एसबीपी एक्सपेंसेस का। अगर कुछ रिवर्सल होता है, अगर रिवर्सल इन द सेंस रिडक्शन होता है या नेगेटिव में चला जाता है, एक्सपेंसेस नेगेटिव में चला जाता है, तो उस केस में हम एसबीपी को डेबिट करेंगे और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करेंगे। यानी क्या? एक्सपेंसेस को कम करने वाला है, राइट? एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं। थर्ड, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज टाइम पे एसबीपी टू इक्विटी शेयर्स, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर बैंक में कुछ पैसा है तो बैंक को भी ले लेंगे। एकदम सिंपल है। अब ये बोलेगो सर क्या यहाँ पे बता रहे हैं, जर्नल एंट्रीज तो ही है। जर्नल एंट्रीज ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में जब तुम एग्जाम लिखते रहेंगे ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये जर्नल एंट्रीज याद नहीं आते हैं। सब बच्चे लोग क्या करते हैं? लॉजिकली जर्नल एंट्रीज करके जाते हैं। बरोबर है, मैं भी बोलता हूँ लॉजिकल ही करके जाना है। बट अगर तुम लॉजिकली करके जाते हो तो लॉजिक वाइज अगर तुम देखोगे ना, याद करना इन द सेंस, अरे यार ये एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। वो चीजें जो है ना एग्जाम में थोड़ा टाइम लेता है। अगर तुम्हें जर्नल एंट्रीज टंग के ऊपर याद है तो बस लिखते चलो। तो जर्नल एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जर्नल एंट्रीज को इग्नोर मत करना, जर्नल एंट्रीज को अच्छे से देख के जाना एग्जाम में, ताकि तुम क्वेश्चन देखते जर्नल एंट्रीज याद आ जाना चाहिए क्या है करके। चलो, दिस वाज रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज वाला पार्ट, जहां पे अगर मैं समराइज करूं एम्प्लॉइज के रिलेटेड के साथ, यानी एम्प्लॉइज के साथ अगर मैं कोई भी एसबीपी कर रहा हूं, यानी एसबीपी इन द सेंस ESOPs दे रहा हूं एम्प्लॉय को, तो उस केस में हमें अकाउंटिंग कैसा करना चाहिए और उसका क्या क्या क्लॉजेस है वगैरह सब कुछ एक बार समराइज कर लेते हैं। तो एम्प्लॉइज को अगर जब भी ESOPs देते हैं तो उसमें तीन चीजें याद रखना चाहिए। सबसे पहला ग्रांट डेट, क्योंकि ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू के बेसिस में हम अकाउंटिंग करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड, वेस्टिंग पीरियड ध्यान रखना चाहिए। क्यों वेस्टिंग पीरियड? क्योंकि वेस्टिंग ओवर दी वेस्टिंग पीरियड हम एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड थर्ड, वेस्टिंग डेट याद रखना चाहिए कि वेस्टिंग डेट में हम एम्प्लॉय को जो भी शेयर्स है वो एक्सरसाइज करने देते हैं। देन यहाँ पे वेस्टिंग चीजों में अगर वेस्टिंग है, वेस्टिंग कंडीशंस, तो उस केस में दो चीजें टाइप है, एक सर्विस, एक परफॉर्मेंस। सर्विस बेस्ड कंडीशंस क्या होते हैं सर? सर्विस बेस्ड कंडीशंस ये होते हैं कि जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को अपने साथ कंपनी के साथ रहना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट 1 to 2 years, 3 years, जो भी कंडीशन देगा वो सर्विस पीरियड के लिए रहना पड़ेगा, ठीक है। और वो सर्विस पीरियड के दौरान हम पूरा एक्सपेंसेस को अमोर्टाइज करेंगे, बरोबर है। सेकेंड थिंग, अगर परफॉर्मेंस बेस्ड कंडीशन है तो उस केस में नॉन मार्केट कंडीशन है, तो नॉन मार्केट कंडीशन इज वेरी सिंपल। मार्केट बेस्ड कंडीशन और नॉन मार्केट बेस्ड कंडीशन इसको सेपरेटली देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे सर? एक्सपेंसेस का सिंपल फॉर्मूला है, क्या है सिंपल फॉर्मूला? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ले लो, इनटू क्या करोगे, नंबर ऑफ ऑप्शंस जितना भी दे रहे हैं, ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू ले लेंगे, एंड उसके जो भी इनटू अपना वेस्टिंग पीरियड के थ्रू अमोर्टाइज करेंगे, तो डिवाइडेड बाय वेस्टिंग पीरियड इनटू ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 करेंगे। एंड प्रीवियसली जो रिकॉग्नाइज किया था हम एक्सपेंसेस इन द ईयर 2 वो भी लेस करेंगे, तो करंट ईयर का एक्सपेंसेस हमें रिकॉग्नाइज करने मिल जाएगा। ओके, और उसका जर्नल एंट्री भी देख लिया। ये जो है, ये जो हमने देखा ना, ये दिस इज अ सिंपल प्लेन प्रोसीजर, सिंपल प्रिंट प्रोसीजर है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया तो सिंपली तुम्हें मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। इसमें थोड़ा अप्स एंड डाउन्स है, अप्स एंड डाउन्स जो है वो बाद में देखते हैं, ठीक है। चलो, इसके रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। विच इज वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, या इलस्ट्रेशन बोल सकते हैं अपने ICAI का मॉड्यूल का। तो आ जाओ, देखिए क्या, ABC Limited granted to its employees share options with a fair value of 5 lakhs। 5 लाख का उसका फेयर वैल्यू है on 1st April X0 if they remain in the organization up to 31st March X3। तो यहाँ पे देखो कब स्टार्ट किया है, 1st April X0, कब तक रहना चाहिए, 1st April X3। तो यहाँ पे कितने साल हो गए, 1st April से लेके अगर मैं बात करूं, यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 हो गया ना, 31st March X1, राइट। यहाँ पे आ जाएगा X1 से लेके X2, राइट, X2 से लेके यहाँ पे आ जाएगा X3। तो अगर ये पे देखोगे तो 3 साल का मेरा वेस्टिंग पीरियड है, ओके। ऑन 31st March X1 ABC Limited expects only 91% of employees to remain in the employment। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि 91% ही अपने एम्प्लॉयमेंट रहेंगे। ऑन 31st March X2 कंपनी एक्सपेक्ट कर रहा है कि only 89% of the employees to remain in the employment, and however 82% of the employees remained in the organization as 31st March X3। all of them exercise the option pass the journal test। अभी अपने को journal test पास करना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, एकदम प्लेन क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा हिकअप्स नहीं है। तो आ जाओ देखते हैं।
पहले पहले हम क्या करेंगे सर, पहले हम कंप्यूटेशन कर लेंगे एक्सपेंसेस का। SBP विथ एम्प्लॉइज, राइट राइट। तो चलो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, यानी फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस क्या होगा। मेरे पास कितने एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज कहाँ गए मेरे, अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली फेयर वैल्यू दिया है 5 लाख, तो डायरेक्टली हम कर लेंगे ना। तो 5 लाख इज दी फेयर वैल्यू, राइट। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड कितना है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में इट इज एक्सपेक्टेड ओनली 91%, बराबर है, ओनली 91%। तो मेरा वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है, डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स करेंगे, इंटू फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो देखो 50,000, सॉरी 50,000 नहीं, 5 lakhs इंटू 91%, बराबर है 91% डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1। तो मेरा यहाँ पे अराउंड एक्सपेंसेस आ जाएंगे 151667, राइट, वही है ना, एक मिनट रुको, हाँ 151167, बराबर। ये वन फर्स्ट ईयर का हुआ। सेकेंड ईयर का देखते हैं क्या होगा, सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का देखेंगे तो 5 lakhs वॉज माई फेयर वैल्यू, इनटू सेकेंड ईयर में इस 89% एम्प्लॉइज वुड बी एक्सपेक्टेड टू वेस्ट द कंडीशंस, तो 89% ले लेंगे, डिवाइडेड बाय 3 साल का तो मेरा वेस्टिंग पीरियड है, इनटू इनटू 2 साल आ जाएगा क्योंकि सेकेंड ईयर है ये। तो कितना आएगा देखो, 5 lakhs इंटू 89% डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो यहाँ पे आ गया 296667 माइनस, यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, माइनस ये करेंगे सर ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड इन ईयर 1, ऑलरेडी कितना रिकग्नाइज किया है 151667 ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड है, बराबर है। तो करंट ईयर का मतलब ईयर 2 का मेरा एक्सपेंसेस मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 14499 एंड 9। अच्छा तो यहाँ पे 9999 5000 कर सकता हूँ ना इसको, 45,000, ठीक है। ईयर 3 के लिए देखेंगे, राइट, ईयर 3 के लिए देखेंगे, जस्ट गिव मी अ मिनट, यस। चलो ईयर 3 का कितना आएगा बोलो, 5 lakhs, कितना एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड इज 82%, तो 82% डिवाइडेड बाई 3 ईयर्स इनटू 3 ईयर्स आ जाएगा। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी रिकग्नाइज जो है ना फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का करना पड़ेगा, तो देखो कितना आता है 5 lakhs का 82% आ जाएगा 4,10,000, बरोबर है, 4,10,000। ऑलरेडी कितना रिकग्नाइज्ड है मेरा, ऑलरेडी सेकेंड ईयर में 296667 का रिकग्नाइज्ड है। अगर ये दिस इज नथिंग बट ईयर 1 का एंड 2 का टोटल, ईयर 1 का एंड 2 का टोटल, ठीक है। होप सो यू गेटिंग इट, अगर नहीं समझा तो फिर यू कैन मैसेज मी सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट इन अ बेटर वे। तो यहाँ पे देखो थर्ड ईयर का मेरा एक्सपेंसेस आ गया इतना, सेकेंड ईयर का आ गया इतना, एंड फर्स्ट ईयर का इतना है। मेरा 3 साल का ही है ना वेस्टिंग पीरियड, यस 3 साल का ही है। तो जर्नल एंट्रीज करें, बताओ जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज में ईयर 1 फर्स्ट ईयर का क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर का इन द सेंस ये आ जाएगा 31 मार्च x1 को एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस कितना आएगा, अकाउंट डेबिट, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस कितना था 151667, 151667 टू SBP रिजर्व, ठीक है जी 151667, ओके। देन नेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च x2, राइट। सेम EBE अकाउंट डेबिट कितना है सेकेंड ईयर का 1,45,000 टू SBP रिजर्व, होप्स यू आर गेटिंग इट अप,
SBP रिजर्व 1,45,000, क्लियर है। फिर उसके बाद थर्ड ईयर आ गया 31 मार्च X3, सेम EBE अकाउंट डेबिट टू SBP रिजर्व, कितना है बताओ, ये है 11,33,33 11,33,33 11,33,33, ठीक है। लास्ट में आ जाएगा पेमेंट वाला, तो पेमेंट अपना एक्सरसाइज डेट क्या है, वेस्टिंग डेट है एंड ऑफ द 31 मार्च, तो एंड ऑफ द 31 मार्च को ही हम वेस्ट कर देंगे। SBP रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना है SBP रिजर्व अकाउंट डेबिट में, तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे सिंपली 5 लाख का मेरा फेयर वैल्यू था, उसमें से सिर्फ 82% हैज एक्सरसाइज, तो 82% इज नथिंग बट 5 लाख का 82% इज नथिंग बट 4,10,000, और अगर तुम देखोगे SBP रिजर्व में कितना है 4,10,000 ही होगा टू इक्विटी शेयर्स, कितना है 4,10,000, सिंपल हो गया जी, एकदम क्लियर है। देखो यहाँ पे अगर देखोगे शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व 4,10,000 टू शेयर कैपिटल 4,10,000, अगर तुम SBP रिजर्व को कैलकुलेट करोगे यहाँ पे मेरे सोल्यूशन में दिखा देता हूँ, बेटर है। यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, इसको कैलकुलेट करोगे भी ना, तो कितना आएगा तुम्हारा, कितना आएगा 4,10,000 ही आएगा। क्लियर है सर? यस, इजी है कंप्यूटेशन। क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेना है इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन इनटू फेयर वैल्यू डेट, जितना भी एम्प्लॉइज है अपने बिजनेस में वो डिवाइडेड बाय वेस्टिंग कंडीशंस इनटू वेस्टिंग पीरियड, मतलब वेस्टिंग करंट ईयर, जो भी करंट ईयर है उसको ले लेंगे। ओके चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 7, अ गुड क्वेश्चन, यू कैन मार्क इट एज LDR। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कुछ कवर्ड है, इन द सेंस बहुत कुछ कवर्ड इन द सेंस यहाँ पे हम देखते हैं कि वेस्टिंग कंडीशंस कैसा डिसाइड करना चाहिए, और वेस्टिंग कंडीशंस के हिसाब से अपना कंप्यूटेशन कैसा चेंज होगा वो देखेंगे। तो देखो क्या है क्वेश्चन में, अंकिता होल्डिंग्स INC, if you want to read the question you can stop me and read the questions. Ankita INC grants 100 shares to each of its 500 employees on 1st January X1. The employees should remain in the service period during the vesting period. Okay, vesting period के time में रहना चाहिए. Okay, the shares will vest at the end of the first year if the company's earning is increases by 12%. ठीक है. Second year if the company's earning increases by more than 20% over the 2 years of project. Third year if the entity's earning increase by more than 22% over the year of 3 years period. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 500 एम्प्लॉयज को हमने 100 शेयर्स जो दिया है वो वेस्ट होगा ओनली इफ फर्स्ट ईयर में मेरा जो यहाँ पे अर्निंग्स है, कंपनी का अर्निंग्स है वो 12% हो जाएगा। सेकेंड ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर में अगर कंपनीज का अर्निंग्स जो है वो 20% हो जाएगा, एंड थर्ड ईयर में होगा अगर 3 साल में मेरा जो कंपनीज का अर्निंग्स है वो कितना जाएगा 22% तक जाएगा। तो कोई भी ईयर में हो गया तो वेस्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ईयर में यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है आगे, द फेयर वैल्यू पर शेयर ऑन द ग्रांट डेट कितना है 122। On X1, the earnings increases by 10% and 29 employees left the organization. The company expects that the shares will vest at the end of the year. Okay. X2 in the sense X2 में होगा. Second, the company also expects that additional 31 employees will leave the organization in the year 2 and that 440 employees will receive their shares in the end of X2. तो यहाँ तक अगर फर्स्ट ईयर में खड़ा हूं मैं, फर्स्ट ईयर में 12% होना चाहिए था, बट फर्स्ट ईयर में 12% हुआ नहीं, 10% हुआ है। तो हम क्या सोच रहे हैं, अच्छा ठीक है फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ है तो सेकेंड ईयर में हो सकता है ना, सेकेंड ईयर में मेरा जो शेयर्स मेरा जो अर्निंग्स है वो अर्निंग्स इंक्रीज हो सकता है 20% तक। तो मेरा वेस्टिंग कंडीशंस 2 साल का हो गया, अभी फर्स्ट ईयर में मेरा वेस्टिंग कंडीशंस 2 साल का है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मेरा वेस्टिंग कंडीशन 2 साल का है। क्यों? क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में देख रहा हूं कि फर्स्ट ईयर में मैंने फुलफिल नहीं कर पाया तो सेकेंड ईयर में तो एटलीस्ट कर पाऊंगा, बरोबर। सेकेंड ईयर में अगर कर पाऊंगा तो फिर सेकेंड ईयर में मेरा वेस्ट हो जाएगा।
ओके सर, एट द एंड ऑफ X2 द कंपनीज अर्निंग इंक्रीजेस बाय 18%। अच्छा, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अब सेकेंड ईयर में जाने के बाद यहाँ पे 18% का इंक्रीज हुआ है। Therefore the additional shares did not vest, in the sense यहाँ पे सेकेंड ईयर में भी हमने फुलफिल नहीं कर पाए तो वेस्ट नहीं हुआ कंडीशंस। Only 29 employees left the organization during X2. Company believes the additional 23 employees will leave in X3 and the earnings will further increase to that performance so that the performance will target will be achieved in X3. अब ईयर 2 में मुझे लग रहा है कि ईयर 2 में मेरा जो है ना वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो 3 में हो जाएगा। अब वेस्टिंग कंडीशन चेंज हो गया, वेस्टिंग कंडीशंस जो है वो ईयर 3 में आ गया है, वेस्टिंग कंडीशन नहीं बोल सकता, वेस्टिंग पीरियड चेंज हो गया। पहले हम करेंगे फर्स्ट ईयर में डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, सेकंड ईयर में डिवाइडेड बाय 2 नहीं डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। ओके सर, at the end of the X3 only 21 employees have left the organization. Assume the company's earning increase to desired level of performance. determine करना है मुझे, जर्नल एंट्रीज पास करना है, सिंपल सी बात है। अगर मैं समरी वाले में बताऊं, आ जाओ मैं समरी केस में बताता हूं। अपना ये जो क्वेश्चन है दिस इज नॉन मार्केट रिलेटेड, नॉन मार्केट रिलेटेड है यहाँ पे क्वेश्चन, तो उसका समरी बताता हूं मैं क्या है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कौन सा है यहाँ पे, अपना टारगेट क्या है, अर्निंग्स बढ़ाना है अपने को, ठीक है। अर्निंग्स भी हम 3 सालों में बढ़ाना है अपने को, 3 सालों में बढ़ाना है। तो फर्स्ट ईयर की बात करूं मैं, फर्स्ट ईयर में बात करूं तो फर्स्ट ईयर में हुआ क्या है सर, फर्स्ट ईयर में यहाँ पे नहीं हुआ है। और अर्निंग्स इंक्रीज करते समय भी अगर मैं बोलूं कितने एम्प्लॉइज है मेरे पास, 100 शेयर्स दिया है पर एम्प्लॉय, 100 शेयर्स दिया है, 500 एम्प्लॉय है, ठीक है, 500 एम्प्लॉय है, और सर्विस में वेस्टिंग कंडीशंस 3 साल समझ लो। यहाँ पे वेस्टिंग कंडीशंस के लिए वेस्टिंग पीरियड बोलूं मैं, वेस्टिंग पीरियड भी नहीं, ओवर दी 3 ईयर्स मुझे इंक्रीज करना है, सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में मेरे पास मेरा जो अर्निंग्स है वो अर्निंग्स हो गया है ओनली 10%। हालांकि मेरा टारगेट कितना था, हालांकि मेरा टारगेट था 12%। क्या ये हो पाया, नहीं हो पाया। अगर नहीं हो पाया तो फिर मेरा शेयर्स वेस्ट नहीं करेंगे इन दी करंट ईयर। तो करंट ईयर में मैं एक्सपेंसेस बुक कर रहा हूं, राइट, एक्सपेंसेस जो कंप्यूटेशन करना है वो करना है, तो एक्सपेंसेस बुक कर रहा हूं, मुझे पता है फर्स्ट ईयर में नहीं होगा, तो मैं ये एस्टिमेट लेके चल रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर में मेरा वेस्ट हो सकता है, सेकेंड ईयर में मेरा वेस्ट हो सकता है। तो मेरा कंप्यूटेशन के टाइम में मेरा वेस्टिंग पीरियड कितना रहेगा फर्स्ट ईयर में, मेरा फर्स्ट ईयर में वेस्टिंग पीरियड होगा, इट वुड बी अराउंड 2 ईयर्स। क्यों, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर में वेस्ट हो जाएगा। देन आता है सेकेंड ईयर में, देन आते हैं सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में मेरा अर्निंग्स कितना हुआ, मेरा अर्निंग्स हुआ 18% आई गेस, 18%, 18% हुआ, बट मेरा टारगेट कितना था, टारगेट 20% था। अब यहाँ पे मेरा टारगेट फुलफिल नहीं हुआ है, टारगेट फुलफिल नहीं हुआ तो वेस्टिंग कंडीशंस जो है ना वो फुलफिल नहीं हुआ और मेरा वेस्ट कभी नहीं होगा शेयर्स। तो यहाँ पे अब हो जाएगा वेस्टिंग कंडीशंस, जो वेस्टिंग पीरियड है वो हो जाएगा 3 ईयर्स। क्यों सर, क्योंकि मेरे पास थर्ड ईयर भी है, थर्ड ईयर भी है, और थर्ड ईयर पे क्या हुआ, थर्ड ईयर पे मेरा 22% का टारगेट था और ये 22% का टारगेट मीट हो गया, तो फिर मेरा वेस्टिंग कंडीशन फुलफिल हो गया और मैं शेयर्स को मतलब एम्प्लॉयज के साथ शेयर्स वेस्ट हो जाएंगे। ओके सर, यहाँ पे पूरा पूरा केस में हम फेयर वैल्यू कौन सा लेंगे, फेयर वैल्यू हम ले लेंगे ग्रांट डेट का, ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ले लेंगे। क्यों, क्योंकि इसॉप्स के केस में ग्रांट डेट का फेयर वैल्यू ही लेते हैं, ध्यान रखना 22 विच इज नथिंग बट 22। एक और चीज है, क्या चीज है सर, यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द फेयर वैल्यू तो बताया इन x1 में बोल रहे हैं अर्निंग्स इंक्रीज बाय 10% एंड 29 एम्प्लॉइज लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा पहले तो एम्प्लॉइज का क्या था, एम्प्लॉइज मेरे कितने थे, 500 थे, 500 एम्प्लॉइज थे, उसमें से 29 ऑलरेडी लेफ्ट हो चुके हैं, कर दिया लेफ्ट। ओके, द कंपनी जो है आगे बोल रहे कंपनी ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट 31 एडिशनली विल लीव इन X2। यानी क्या, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 31 और निकल जाएंगे, तो उसको भी लेस करो, तो 31 और लेस हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा बताओ, 500 माइनस 29 माइनस 31,
तो यहाँ पे मैं बोलूँ 440 एम्प्लॉइज जो है ना ये फुलफिल करेंगे कंडीशंस, तो मेरा जो फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस जो है वो 440 एम्प्लॉइज के हिसाब से होगा और 2 साल का वेस्टिंग के हिसाब से होगा। अगर मैं सेकेंड ईयर की बात करूं, सेकेंड ईयर में 500 तो मेरा नॉर्मली एम्प्लॉइज थे, उसमें से 29 तो ऑलरेडी लीव हो चुके हैं। मैं 31 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट उसमें से कितने लीव कर चुके हैं देखते हैं। At the end of X2, the company earning expected ये ठीक है, therefore there is no did not vest, only 29 employees left the organization। तो मैंने 31 एक्सपेक्ट किया था, बट कितना हुआ? ओनली 29, तो 29 को लेस कर दो। अब एक्सपेक्टेड देखते हैं कि थर्ड ईयर में कितना लीव करेंगे। कंपनी बिलीव्स दैट एडिशनल 23 एम्प्लॉइज विल लीव इन X3, तो वो जो एक्सपेक्टेड नंबर है वो एक्सपेक्टेड नंबर को भी लेस कर दो। तो सेकेंड ईयर में कितने एम्प्लॉइज के बेसिस पे मैं रिकॉग्नाइज करूंगा? जस्ट अ मिनट, 500 माइनस 29 माइनस 29, तो ये आ जाएंगे 442 एम्प्लॉइज के बेसिस में मैं क्या करूंगा? रिकॉग्नाइज करूंगा। नहीं, उसको गड़बड़ हुआ है, 23 भी लेस करना है ना, 419 मेरा एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज होगा 419 के बेसिस में। देन आ जाऊंगा थर्ड ईयर के बेसिस में, तो थर्ड ईयर में 500 थे, 29 तो छोड़ चुके हैं और 29 छोड़ चुके हैं, और एक्चुअल में थर्ड ईयर में कितना छोड़ चुके देखते हैं। एक्चुअल में कितना? 21 एम्प्लॉइज हैव बीन लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, तो 21 ही है ना, 21 को लेस कर दो, तो 500 माइनस 29 माइनस 29 माइनस 21, तो ये 421 के बेसिस में मेरा जो है शेयर्स वेस्ट हो जाएंगे। होप सो यहाँ तक क्लियर है। दिस इज नथिंग बट अ छोटा सा समरी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पानी पीता हूं देन विल सॉल्व। चलो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। पहले कंप्यूटेशन कर लेंगे हम, कंप्यूटेशन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस बोल सकता हूं, ठीक है। फर्स्ट ईयर वाला कितना होगा बताओ? फर्स्ट ईयर में मेरे पास कितने शेयर्स हैं? 100 शेयर्स है। कितने एम्प्लॉइज हैं? 500 एम्प्लॉइज हैं। 500 में से मेरा एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड है कि 29 लीव हो जाएंगे, सॉरी 29 लीव कर चुके हैं, एंड 31 वुड बी एक्सपेक्टेड टू लीव, राइट। इनटू मेरा शेयर प्राइस क्या है? 122 ग्रांड डेट टाइम पे, ग्रांड डेट पे मेरा शेयर प्राइस है 122। मेरा वेस्टिंग कंडीशंस क्या होगा? फर्स्ट ईयर का वेस्टिंग कंडीशंस 2 साल का होगा, मैंने उसका रीजन भी बता दिया तुम्हें, तो 2 साल का मेरा वेस्टिंग कंडीशन होगा यहाँ पे, इंटू 1, तो देखो कितना आएगा? 500 माइनस 29 माइनस 31 इंटू 122 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, विच वुड बी अराउंड 2684,000, राइट। ये फर्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस हो गया। सेकेंड ईयर का देखते हैं क्या होगा। सेकेंड ईयर का होगा सर सेम 100 शेयर्स होंगे इंटू 500 माइनस 29 माइनस, अब देखेंगे कि कितना है, तो मैंने ऑलरेडी एम्प्लॉयज कंप्यूट किया ना, तो सेम वैसे ही करते हैं, उसी से कर लेते हैं, मेरे पास काउंट है ऑलरेडी। सेकेंड ईयर का एम्प्लॉयज है 419, तो 419 कर लेता हूँ इंटू 122। अब थर्ड ईयर में मेरा वेस्टिंग कंडीशंस क्या हुआ? वेस्टिंग कंडीशन 3 साल का हो जाएगा इंटू 2 ईयर्स, ठीक है जी। तो कितना आएगा बताओ? 100 इंटू 419 इंटू 122 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा अराउंड ₹3407866, राइट। इसमें से ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड है मेरा 2684000, तो ये आ जाएगा कितना? 2684000, ये अराउंड 723867 वुड बी माय सेकेंड ईयर ऑफ एक्सपेंसेस। थर्ड ईयर में देखिए कितना आएगा? थर्ड ईयर में आ जाएगा सेम 100 एम्प्लॉइज, सॉरी 100 शेयर्स। मेरे एम्प्लॉइज का काउंट है मेरे पास 421 इज द एम्प्लॉय का काउंट, 122 इज द ग्रांड डेट का फेयर वैल्यू, डिवाइडेड बाय 3 इयर्स इंटू 3 इयर्स करेंगे, राइट। देखो कितना आता है? 100 इंटू 421 इंटू 122, तो ये आ जाएगा अराउंड 5136,200। इसमें से ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कितना है? ऑलरेडी मैंने 34,07,866 का मैंने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया 2 सालों में। 34,07,866 वुड बी पुराना वाला, तो आ जाएगा दिस मच वुड बी द करंट ईयर का एक्सपेंसेस, राइट।
बराबर है। तो इसको जर्नल एंट्री में उतार दो, सिंपल सी बात है। देखो इतना सिंपल क्वेश्चन जो है ना ये 6-8 मार्क का आता है, तुम बताओ आस्क कर सकते हो ना। पहला ईयर का एंट्री होगा एम्प्लॉय बेनिफिट या ईबीई लिख देता हूं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कितना आ रहा है 2608 सॉरी 2684,000 राइट, टू एसबीपी रिजर्व। अब एसबीपी रिजर्व क्यों ले रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अपने को इक्विटी शेयर्स इशू करना है। सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, ईबीई अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, कितना है 723867 723867 ठीक है। एंड थर्ड ईयर का कितना आएगा बताओ, थर्ड ईयर का सर आएगा 17 ईबीई अकाउंट डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, कितना है ये 17,28334 राइट। एंड फोर्थ मेरा इक्विटी शेयर्स इशू हो जाएगा राइट, इक्विटी शेयर जब इशू होगा तब क्या एंट्री होगा, एसबीपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बरोबर है, कितना होगा सर, ये होगा कितने थर्ड ईयर में एम्प्लॉइज आ गए, कितने एम्प्लॉइज सॉरी वेस्ट हो गए, इतना वेस्ट हो गए तो उतने का ही हम ट्रांसफर करेंगे। अगर तुम देखोगे मेरा एसबीपी रिजर्व में भी उतना ही अमाउंट होगा 5136,200 बराबर, सिंपल इतना ही है और कुछ नहीं है इसमें। अगर तुम देखोगे थर्ड ईयर में क्या हुआ, थर्ड ईयर में कुछ गड़बड़ हो गया क्या, रुको एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। थर्ड ईयर का एक्सपेंसेस में कुछ गड़बड़ है, 5136,200 माइनस 3407,866 राइट। यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन को रेफर मत करना क्योंकि यहाँ पे अमाउंट जो है वो थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, अमाउंट थोड़ा गड़बड़ है। तो अगर तुम लास्ट में देखोगे ये सही है, यहाँ पे 17 आना चाहिए, 17,28,333 ठीक है। इतना ही क्वेश्चन है, देन फिनिश। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये चीज क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड डिसाइड करना, वेस्टिंग पीरियड डिसाइड करना। फर्स्ट जो है वो 2 साल के लिए डिसाइड करेंगे इन द ईयर 1, ईयर 2 में हम 3 साल के लिए जाएंगे, वही इंपॉर्टेंट यहाँ पे, और कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में। दिस वाज नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटरनली एक प्रेशर बिल्ड किया था कि मेरा जो प्रॉफिट अर्निंग्स है वो अर्निंग्स बढ़ना चाहिए, फर्स्ट ईयर में 12%, सेकेंड ईयर में 20% एंड थर्ड ईयर में 22% का, ठीक है। आज के लिए इतना काफी करते हैं, इस लेक्चर के लिए इतना काफी करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ वेरी नाइस डे। अगले जो फर्दर लेक्चर्स हैं उसमें हम ये चैप्टर और ये जो इंडेक्स है उसको कवर करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।